Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today I will discuss some important tips for your SSLC examinations 2025. ठीक है? एक्चुअली आपके जो क्वेश्चंस पेपर के फॉर्मेट है उस पे क्या होता है, एमसीक्यूज आते हैं और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है? एमसीक्यूज तो हमने देखा ही ऑलरेडी लास्ट वीडियो पे कैसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं वो लोग. लेकिन आज जो वीडियो आने वाला है उस पे हम डिस्कस करेंगे कैसे जो 3 मार्कर हो गया, 4 मार्कर हो गया, 5 मार्कर हो गया. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे टैकल किया जाता है. मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क्स का आ गया, 5 मार्क्स का आ गया. ठीक है, तो इसको कैसे टैकल करते हैं वो जब डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, और कुछ गलतियां आप जो करते हो 3 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने में या फिर 4 या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने में, वो भी हम आज इसी वीडियो के जरिए एड्रेस करेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझना चाहिए. ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कितना मार्क्स क्वेश्चन में दिया गया है. आप लोग अक्सर ये काम करते हो कि मान लो आपको 3 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ हो. आप लोग क्या करते हो, पूरा 2 पेज, 1 पेज, 1.5 पेज पूरा भर के आ जाते हो. लेकिन काम का कुछ ही पोर्शन होता है. ठीक है, मतलब आपको पूछा गया है कि मान लो एक क्वेश्चन है. ठीक है, उस पर पूछा गया है कि जो सोशल साइंस में जो हिस्ट्री का एक चैप्टर हमने डिस्कस किया था, जो नेशनल अवेकनिंग इन असम, उसके बारे में. तो आपको एक क्वेश्चन था कि क्विट इंडिया मूवमेंट पे असम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था. आपने कुछ क्वेश्चन कुछ और पूछा है, आपने कुछ और लिख दिया. आपने लिख दिया बहुत बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपने लिख दिया, लेकिन वो क्वेश्चन के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है. ठीक है, तो उसको आपको ध्यान देना है. आपको 3 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा तो आप सिंपल क्या करना है, 3 की पॉइंट को लिखना है. ठीक है, ऐसे पॉइंट के हिसाब से लिखा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है आपको. ठीक है, अगर आपके पास 4 मार्क का क्वेश्चन आया तो 4 पॉइंट इंक्लूड करना है, ज्यादा नहीं. अगर आपने ज्यादा भी लिखा तो भी आपको नंबर सिर्फ 4 ही मिलेंगे. ठीक है, एंड द 5 मार्क्स क्वेश्चन प्रोवाइड 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट. अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो उसमें आपको 5 पॉइंट लिखना है, या फिर कुछ आप एक्सप्लेनेशन के हिसाब से भी लिख सकते हो, जैसे पैराग्राफ वाइज लिखते हैं लोग. ठीक है, वैसे भी आप लिख सकते हो. तो ये जो कैटेगरीज है मैं आपको डिस्कस करूंगा आज, 3 मार्क, 4 मार्क एंड 5 मार्क्स के. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले कोई भी आंसर आप सोशल साइंस में लिखते हो उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है, जैसे कोई भी एक आपको आंसर लिखना है, सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा. ठीक है, और इंट्रोडक्शन हार्डली 1 या 2 सेंटेंस में खत्म होना चाहिए, ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन. मैं दिखाऊंगा, एग्जाम्पल के जरिए भी दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं इसको. और इंट्रोडक्शन में क्या रहता है, जो टॉपिक आपको पूछा है उसके बारे में 1 लाइन या फिर 2 लाइन में लिखना है. ठीक है, जैसे मैंने बोला था क्विट इंडिया मूवमेंट का असम में जो इम्पैक्ट था कैसे था, आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, ये एक मूवमेंट है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, किस वजह से स्टार्ट किया, इसको आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है. उसके बाद आता है बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट मतलब सारा जो आपका लॉन्ग आंसर होगा, ये सारे का सारा आंसर बॉडी पार्ट में ही आएगा. ठीक है, उस पर आप बुलेट पॉइंट लिख सकते हो, मतलब अगर 5 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो आप 5 पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप पैराग्राफ वाइज भी लिखते हो, जो सब लोग लिखते हैं पैराग्राफ वाइज वो भी लिख सकते हो आप. ठीक है, मान लो एक जियोग्राफी का एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि मॉनसून का फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है, मॉनसून का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, तो आप बॉडी पे क्या लिखोगे, मॉनसून किस लिए होता है, कॉजेस लिखोगे आप. मानसून की वजह से क्या होता है इंडिया पे या फिर असम में क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी आप लिखोगे. एंड एग्जांपल्स मानसून का टाइप्स आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, ये है बॉडी पार्ट में आएगा सारे का सारा चीज. पहले हमने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा. उसके बाद क्या लिखा हमने, बॉडी लिखा. और लास्ट पे क्या लिखना है, कंक्लूजन. कंक्लूजन का मतलब क्या है, आप जितने भी सारा चीज अब तक लिख चुके हो उसको कंक्लूड करना है. ठीक है, जैसे यहाँ पे मानसून की वजह से क्या हुआ, उसका जो सिग्निफिकेंस है, मानसून आने से इंडिया में इंपैक्ट कैसे हुआ. ठीक है, उसका जो सिग्निफिकेंस है आप लिख सकते हो, या फिर मानसून की वजह से क्या क्या आउटकम्स हुआ वो भी लिख सकते हो आप. ये भी 1 एंड 2 सेंटेंस में खत्म होना चाहिए. ठीक है, इंट्रोडक्शन 1 एंड 2 सेंटेंस में होना चाहिए, बॉडी थोड़ा लेंदी होना चाहिए, एंड कंक्लूजन भी 1 एंड 2 सेंटेंस में ही होना चाहिए. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अब. अवॉइड कॉमन मिस्टेक. कुछ मिस्टेक भी आप करते हो आंसर लिखने के दौरान.
ओवरलोडिंग, ये सब में होता है। आपके अंदर एक फोमो होता है कि मान लो आपको 5 मार्क का क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, किसी ने 5 मार्क का आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, किसी ने 2 पेज लिख दिया, तो आप समझोगे कि उसका आंसर बेटर है, लेकिन है नहीं। अगर आप 5 मार्क का क्वेश्चन 1 पेज में ही खत्म करोगे और क्वेश्चन के हिसाब से रिलेवेंट आंसर लिखोगे तो 1 पेज में ही खत्म होगा, और जो मार्क्स है आपको ही ज्यादा मिलेगा। आप बेबुनियाद की बातें लिख रहे हो 2 पेज में, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सिंपल लिखो और स्टिक टू द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ही लिखना, आप ज्यादा मत लिखना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिक टू द मार्क स्कीम, 5 पॉइंट फॉर 5 मार्क। अगर 5 मार्क आता है तो उसके लिए 5 पॉइंट ही लिखना, ज्यादा मत लिखना। ज्यादा लिखने से भी आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड जो आपके अंदर जो कॉमन मिस्टेक होता है आप लोगों के बीच में, वो है मिस इंटरप्रिटेशन। मैंने आप लोग ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि क्वेश्चन के हर एक पार्ट को आपको आंसर करना है, ठीक है। मान लो आपको एक क्वेश्चन पूछ दे, क्या मतलब जो मानसून फॉर्मेशन होता है इंडिया में, मानसून आता है, तो मानसून के कॉजेस एंड इफेक्ट आपको लिखने का बोला, कॉजेस एंड इफेक्ट। आपने क्या किया, मानसून का सिर्फ कॉजेस लिख दिया, ठीक है, मानसून का सिर्फ कॉजेस लिख दिया, इफेक्ट को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 लिखने के लिए बोला आपको, तो 2 ही लिखना पड़ेगा। आप कॉजेस पे 2-3 पॉइंट लिख सकते हो, इफेक्ट पे 2-3 पॉइंट लिख सकते हो, टोटल आपका 5 मार्क हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सिर्फ कॉजेस लिखा तो आपको लगभग 3 मिलेंगे 5 में से आउट ऑफ 5, लेकिन आपने कॉजेस और इफेक्ट्स दोनों लिख दिया तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। तो क्वेश्चन में जो जो पार्ट पूछा गया है, जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबको एड्रेस करना है, ठीक है, किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब ये एग्जाम्पल के जरिए आप देखते हैं हम, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन मैंने जो पहले वीडियो बना चुका था एमसीक्यू में, उस पर भी आया था ये क्वेश्चन, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা इन असम, ठीक है। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको एक की पॉइंट दिखेगा, वो की पॉइंट क्या है, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী सभा। एक्चुअली है क्या, इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में भी हिंट दिया हुआ है कि इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, और उसका कंट्रीब्यूशन असम के ऊपर कैसे पड़ा, ये आपको एड्रेस करना है क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, सिर्फ 1-2 सेंटेंस में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা, मतलब इसके बारे में एटलीस्ट 1 और 2 सेंटेंस मुझे इंट्रोडक्शन में लिखना है। क्या लिखोगे, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা established in 1888 by prominent Assamese intellectual played a pivotal role in revitalizing the Assamese language and culture during the British colonial rule। অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা क्या थे, कब स्टैब्लिश हुआ था, 1888 में स्टैब्लिश हुआ था, और किसकी वजह से स्टैब्लिश हुआ था, जो हमारा एसएमएस लैंग्वेज है उसको अपलिफ्ट करना है, उसको रिवाइटलाइज करना है, ठीक है। किस टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया आपके बीच में, ठीक है। अब आएगा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में क्या पूछा आपको कि অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা जो फॉर्मेशन हुआ था उसका कंट्रीब्यूशन क्या था आसाम में, ठीक है। अब इसको एड्रेस करते हैं। देखो, आप लोग क्या करते हो, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट ये पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं। मतलब क्या है, एज ए पैराग्राफ वाइज 2 पैराग्राफ लिख दिया, 3 पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। तो पहले हम पैराग्राफ फॉर्मेट पे दिखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेट से भी एक अच्छा फॉर्मेट है, वो आपको दिखाऊंगा मैं। देखो, पैराग्राफ पे क्या लिखोगे, ये जो उन्नति साधनी सभा थे क्या थे, एक सेंस ऑफ यूनिटी एंड नेशनल अवेयरनेस लेके आया, ठीक है। एसामीज लोगों के बीच में एक यूनिटी लेके आया और नेशनल अवेयरनेस लेके आया, ठीक है। To develop a strong scientific base for the Assamese language, the Sabha took the initiative of adopting a correct and standardized grammatical system in all vernacular school of Assam। असम के जितने भी वर्निकुलर स्कूल थे उनमें जो करेक्ट और स्टैंडर्डाइज्ड ग्रामेटिकल सिस्टम लेके आया था, ठीक है। मतलब एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था उसका, सभा का। उसके बाद देखते हैं, इट वाज ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা द गवर्नमेंट अंडरटुक द पब्लिकेशन ऑफ हेमकोश। इसने लिखा था, हेमचंद्र बरुआ ने लिखा था। तो इसके वजह से क्या हुआ, हेमकोश पब्लिश हो सका, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन है। द অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা यूज्ड टू होल्ड रेगुलर scholarly discussions on various subjects like Assam history, culture, literature, language, ठीक है। ये जो सभा थे, फॉर्मेशन हुआ था, उन्होंने क्या किया,
एक डिस्कशंस रखते थे आसाम के हिस्ट्री के ऊपर, कल्चर के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो क्योंकि उस टाइम में लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये कुछ डिस्कशंस रखे गए थे और उस डिस्कशंस में बड़े बड़े स्कॉलर भी थे, पार्टिसिपेट किया करते थे। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अखमिया भाषा उन्नति साधनी हवा वाज द पब्लिकेशन ऑफ दैट जर्नल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे जो फेमस जर्नल आया था जिसका नाम था जोनाकी, तो इसका किसका कंट्रीब्यूशन था? अखमिया भाषा उन्नति साधनी हवा का कंट्रीब्यूशन था। और जोनाकी की वजह से क्या हुआ, जो एसएमएस लिटरेचर है वो एक न्यू पीक पे चला गया। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन को हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, हमने बॉडी पार्ट लिख दिया, अब क्या लिखना है हमें? अब लिखना है कंक्लूजन। ठीक है, मैं थोड़ा बाद में दिखाता हूँ कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। पहले देखो आप क्या करते हो, ये पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हो। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, पैराग्राफ फॉर्मेट से भी एक अच्छा फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो देख लेता हूं। अब देखो उसका नाम है पॉइंट फॉर्मेट। ठीक है, आप पॉइंट के हिसाब से लिखो। 5 मार्क के लिए आपको 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट पॉइंट फॉर्मेट में जो आपने पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा उसको कन्वर्ट करके पॉइंट फॉर्मेट में लिखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। जितना भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखा, पैराग्राफ फॉर्मेट पे लिखा, सेम इन्फॉर्मेशन आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो। कैसे? देखो, सबसे पहले लिटरेरी रिवाइवल। ये जो अखमिया भाषा उन्नति साधनी हवा थे, इन्होंने क्या किया, जो असम के लिटरेचर थे उसको रिवाइव किया। ठीक है, उस पे एक लाइन लिखना, एक हेड पॉइंट देके उसके बाद 1-2 लाइन लिख सकते हो आप। ठीक है, ये तो मेन पॉइंट ये हो गया लिटरेरी रिवाइवल। उसके बाद एक लाइन लिखना, द सभा एनकरेज्ड द राइटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ एसएमएस बुक। जितना भी एसएमएस बुक था, लिटरेरी वर्क था, ठीक है, उनको लिखने के लिए और पब्लिकेशन करने के लिए एनकरेज करता था, इंक्लूडिंग द पब्लिकेशन ऑफ जोनाकी मैगजीन। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? प्रमोशन ऑफ एसामीज लैंग्वेज। ठीक है, उस टाइम में आपको पता है जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, पूरे असम एंड ईस्टर्न बंगाल पे जो बंगाली लैंग्वेज है उसको इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उसको अपोज करने के लिए ये जो सभा थे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था। तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो, एट द टाइम व्हेन बंगाली वाज गिवन मोर इंपॉर्टेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, द सभा वर्कड टू रीस्टोर एसामीज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो एसामीज लैंग्वेज जो है उसको रीस्टोर करने के लिए ये सभा ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। देखो 2 पॉइंट हो गए, एक तो लिटरेचर को रिवाइव किया, दूसरा क्या है, जो एसामीज लैंग्वेज थे उनको प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एडुकेशनल एडवोकेसी, मतलब एडुकेशनल के फील्ड में उन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया। टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस फॉर एसामीज लैंग्वेज, द सभा टुक द इनिशिएटिव फॉर एडॉप्टिंग ए करेक्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड ग्रामेटिकल सिस्टम। एग्जैक्टली सेम लाइन आपने यहाँ पे देखो पैराग्राफ पे लिखा होगा, ये देखो। ठीक है, एग्जैक्टली सेम लाइन अपने पैराग्राफ पे लिखा होगा। तो मैंने कोई लाइन चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको स्ट्रक्चर्ड किया। ठीक है, इन ऑल द वर्नाकुलर स्कूल ऑफ द असम। देखो आपने अभी तक 3 पॉइंट लिख चुके हो, मतलब आपका 3 मार्क कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद और 2 पॉइंट आपको लिखना है। देखो कैसे होता है, पब्लिकेशन ऑफ एसामिक्स बुक्स एंड मैगजीन्स। उस टाइम पे इस सभा के जरिए बहुत ज्यादा एसामिक्स बुक एंड एसामिक्स मैगजीन पब्लिश होते थे। जैसे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल भी है इस पे। इट वॉज ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ दी सभा द गवर्नमेंट अंडरटुक द पब्लिकेशन ऑफ हेमचंद्र बरुआ's मैग्नम ऑपस हेमकोश। इसी सभा की वजह से जो हेमचंद्र बरुआ का हेमकोश था वो पब्लिश हो सका। तो एसएमएस बुक एंड मैगजीन को पब्लिश करने के लिए ये जो उन्नति साधनी हवा था इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। ठीक है, आपका यहाँ पे 4 पॉइंट हो चुका है और मैंने यहाँ पे कुछ नया नहीं लिखा, जो आपने पैराग्राफ पे लिखा उसको ही कॉपी पेस्ट करके एज ए पॉइंट फॉर्मेट पे लिखा। और लास्ट क्या फॉर्मेट है, रिवाइवल ऑफ एसामीज आइडेंटिटी। ठीक है, द अखमिया भाषा उन्नति साधनी हवा aroused a sense of unity and national awareness amongst the Assamese। एसामीज लोगों के बीच में यूनिटी और नेशनल अवेयरनेस का जो अवेयरनेस फैलाया वो अखमिया भाषा उन्नति साधनी हवा ने किया था। एग्जैक्टली सेम सेंटेंस हमने यहाँ पे भी लिखा था। देखो, द अखमिया भाषा उन्नति साधनी हवा aroused a sense of unity and national awareness amongst the Assamese। सेम चीज मैंने क्या किया, जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिख के दिखाया। ठीक है, और ये जो 5 पॉइंट मैंने लिखा, पहले था लिटरेरी रिवाइवल, यहाँ पे देख सकते हो आप, लिटरेरी रिवाइवल। उसके बाद लिखा प्रमोशन ऑफ एसामीज लैंग्वेज,
उसके बाद एडुकेशनल एडवोकेसी, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ एसएमएस बुक्स एंड मैगजीन्स, एंड द लास्ट वन इज रिवाइवल ऑफ एसएमएस आइडेंटिटी। ये जो 5 पॉइंट आपने लिखा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपने 5 लिखा है यही अट्रैक्ट करते हैं किसी भी एग्जामिनर को आपके कॉपी चेक करने में। ठीक है, आपने अगर पैराग्राफ लिख दिया तो एग्जामिनर भी सोचेगा पैराग्राफ लिखा है, जस्ट वो क्या करेंगे, रीड करेंगे और उसके हिसाब से मार्क देंगे। एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5 भी दे सकता है, 3 आउट ऑफ 5 भी दे सकता है। लेकिन अगर आप पॉइंट फॉर्मेट में एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से लिखते हो तो उस पर क्या होगा, उसका जो अटेंशन उस पर डाइवर्ट होगा, वो जो पॉइंट लिखा आपने। ठीक है, जैसे एजुकेशनल एडवोकेसी हो गया, पब्लिकेशन ऑफ एसएमएस बुक्स एंड मैगजीन हो गया, तो इस पे उसका अटेंशन डाइवर्ट होगा और मार्क भी ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन तो कुछ लिखना ही पड़ेगा, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी लिखा। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? द অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী হবা played a major role in strengthening the Assamese language and literature। ये सभा ने क्या किया, जितना भी एसएमएस लैंग्वेज एंड लिटरेचर है उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। ये आप लिखते हैं, इट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एसएमएस लिटरेचर। जो जोनाकी मैगजीन पब्लिश हुआ था उसके बाद ही जो मॉडर्न एसएमएस लिटरेचर, या फिर जो अरुणोदय पब्लिश हुआ था उसके बाद मॉडर्न एसएमएस लिटरेचर का स्टार्ट हुआ था। तो किसके वजह से हुआ था? ये जो पहले ग्रुप थे उनका जो इनिशिएटिव था उसके वजह से पॉसिबल हो सका। एंड इंस्पायर्ड द फ्यूचर जनरेशन टू टेक प्राइड ऑफ देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। और फ्यूचर जनरेशन को अपने लैंग्वेज एंड कल्चर पे जो प्राइड होता था, ठीक है, तो प्राइड फॉर्म करने के लिए वो लोग क्या करते थे, एक मेजर कंट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, तो অসমীয়া ভাষা उन्नति সাধনী की वजह से जो फ्यूचर जनरेशन के लोग हैं उसके अंदर भी प्राइड का जनरेट होगा। प्राइड जनरेट होगा किसके लिए? अपने कल्चर के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो ये था आपके फॉर्मेट। अब ऐसे 5 पॉइंट देके लिखना, तो ये ज्यादा आई कैचर है। आपको जो एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करेगा वो क्या करेगा, ये पॉइंट को अच्छे से देखेगा और उसके बाद देखेगा कि ठीक है ये पॉइंट वैलिड है और मैं इसे 5 आउट ऑफ 5 दे सकता हूं। उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, गिव एन अकाउंट ऑन द रोल ऑफ असम इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया पे स्टार्ट हुआ था उसके बाद असम में भी स्प्रेड हुआ, तो उसका असम का रोल क्या था? ठीक है, मैंने ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। ये वाला जो आपका माइंड मैप्स है उस पे एग्जैक्टली ये माइंड मैप से ही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, आंसर पे अब देखना आप, सबसे पहले क्या है, मुझे तो कोई एक ढंग का इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन क्या होगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है मुझे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में 1-2 लाइन लिख देता हूँ कि देखो, द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी on 8th August 1942 was a decisive call for do or die to end the British rule in India। क्विट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने। कब स्टार्ट किया था? 1942 में। किस वजह से स्टार्ट किया था? टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया और एक लाइन में ही मैं इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया। हो गया। उसके बाद लिखना है मुझे रोल ऑफ असम। असम का क्या रोल था क्विट इंडिया मूवमेंट को कंट्रीब्यूशन करने के लिए? असम का क्या रोल था वो अब दिखेंगे। देखो, सबसे पहले अच्छा एक बात मैं बोल देता हूं मैं पहले, ये जो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा, ये जो मेन बॉडी लिखा, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। उसके बाद देखो मास पार्टिसिपेशन। मेरा पहला पॉइंट क्या है? मास पार्टिसिपेशन। आसाम में ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए थे, प्रोटेस्ट किए थे। उसके बारे में 1-2 लाइन लिख दूंगा मैं। People across Assam, including student, farmer, worker, actively joined protest, strikes and processions। तो जो स्टूडेंट्स थे, फार्मर थे, वर्कर थे, उन लोगों ने क्या किया, जो प्रोटेस्ट हुआ था, स्ट्राइक्स हुआ था, उन पे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। स्कूल एंड कॉलेजेस विटनेस्ड बॉयकॉट विथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग रैली एंड स्प्रेडिंग नेशनलिस्टिक स्लोगन। उस टाइम के स्कूल एंड कॉलेजेस के जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया, स्कूल एंड कॉलेजेस को बॉयकॉट कर दिया और आके ये प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने लगा, रैली पे पार्टिसिपेट करने लगा। ठीक है, तो ये पहला कंट्रीब्यूशन था असम का क्विट इंडिया मूवमेंट में। उसके बाद देखेंगे लीडरशिप। मेरा सेकंड पॉइंट क्या है? लीडरशिप। कौन कौन सा लीडर था और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इस लीडर ने क्या कंट्रीब्यूट किया था वो भी दिखेंगे। प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण, SM जोशी मोबिलाइज्ड पब्लिक सपोर्ट। जो लीडर्स थे इंपॉर्टेंट, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गया, SM जोशी हो गया,
तो वो लोग क्या करते थे, जो पब्लिक सपोर्ट है उसको गैदर करते थे। ठीक है। द असम प्रदेश कांग्रेस कमिटी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज अर्जिंग नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश। और जो उस टाइम पे असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, उन लोगों ने किया गया बहुत ज्यादा एक्टिविटीज के जरिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिश के साथ ब्रिटिश के जो रूल है उसको एंड करने के लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये लीडर्स के काम थे। उसके बाद क्या हुआ था असम पे, ब्रूटल ब्रिटिश सप्रेशन। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको ब्रूटली सप्रेस्ड किया। ठीक है। The British government used several measures like firing on the protester, arrest and torture. ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, जो प्रोटेस्ट करने आए थे उन लोगों के ऊपर फायरिंग किया, उनको अरेस्ट किया। आपको पता होगा जो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे उनको भी जेल में डाला गया और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको बैंड भी किया गया। तो ये सब करने लगा। मैनी लीडर्स वर इम्प्रिजन्ड, जेल में डाला गया। एंड द मूवमेंट कंटिन्यूड विद द अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस। और जेल के डालने की वजह से कुछ लीडर जो बचे थे उन्होंने क्या किया, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ तक 3 पॉइंट में लिख चुका हूँ। क्या क्या रोल था असम का, पहले तो मास पार्टिसिपेंट सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उन लोगों ने जो लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस फैलाया। उसके बाद क्या किया, ब्रिटिश ने सप्रेस्ड किया ब्रूटली। ठीक है, मैं ऑलरेडी 3 पॉइंट कंप्लीट कर चुका हूँ। 4th पॉइंट देखो, अटैक ऑन द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। उस टाइम के जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उसमें प्रोटेस्टर ने अटैक करने लगा। देखो, प्रोटेस्टर्स टारगेटेड रेलवे स्टेशंस पे टारगेट करने लगा, पोस्ट ऑफिस पे टारगेट करने लगा एंड द गवर्नमेंट बिल्डिंग पे टारगेट करने लगा एज ए एक्ट ऑफ डिफेंस। ठीक है, इस प्रोटेस्ट के जरिए उन लोगों ने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस थे, ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया इंस्टीट्यूशंस थे, उनको अटैक करने लगा। तो ये मेरा चौथा पॉइंट था। अब लास्ट पॉइंट मुझे लिखना है, सेक्रीफाइस ऑफ फ्रीडम फाइटर। असम के कुछ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अपना जान गंवाया था। ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कनकलता बोरुआ was shot dead while leading a protest with the national flag in गोहपुर। कनकलता बोरुआ जी ने क्या किया था, गोहपुर पे अपने जो नेशनल फ्लैग थे उनके साथ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्हें गोली मार दिया। ठीक है, उसके बाद हमें भी पता है कुशल कोर was falsely accused of derailing a train and become the only freedom fighter hanged during the Quit India movement। और जो कुशल कोर थे उनको फॉल्सली एक्यूज किया गया कि उन्होंने एक ट्रेन का डिरेलमेंट जो हुआ था उन पे उनका हाथ था, लेकिन था तो नहीं ऐसा। तो उस एक्यूजेशंस की वजह से उनको हैंग किया गया और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वो इकलौता फ्रीडम फाइटर थे जिसको हैंग किया गया। तो ये देखो, ये एक आसाम का कंट्रीब्यूशन है। आसाम कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट पे कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, लीडर्स ने कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किया, ब्रिटिश ने क्या किया, सप्रेस्ड भी किया और बहुत सारे लोगों की जान गंवाए, जिसे बोलते हैं सेक्रीफाइस ऑफ फ्रीडम फाइटर। ये मेरा 5 पॉइंट वैलिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मुझे कुछ तो कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम, देखो, आसाम्स पार्टिसिपेशन वीकेंड द ब्रिटिश कंट्रोल इन द रीजन। आसाम के पार्टिसिपेट करने की वजह से ये जो रीजन था, इस रीजन में ब्रिटिश कंट्रोल जो था वो थोड़ा वीक होने लगा। ठीक है, एंड रीइंफोर्स द नेशनल यूनिटी। और लोगों के बीच में जो नेशनल यूनिटी है उसको प्रमोट करने के लिए ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये बहुत ज्यादा हेल्प किया था आसाम के लोगों के बीच में, कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडियाज एवेंचुअल इंडिपेंडेंस इन 1947। इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेजुअली ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को छोड़ के चला गया और 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ। तो ये मेरा कंक्लूजन था। आपको सिंपल क्वेश्चन को समझना है, उसके हिसाब से 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन पार्ट कहाँ आएगा, बॉडी पार्ट में आएगा, और लास्ट कंक्लूजन में आप लिख सकते हो जितना भी मूवमेंट हुआ उसका रिजल्ट क्या था, इंडिया आफ्टर फाइनली 1947 इंडिपेंडेंस हुआ। तो जितना भी मूवमेंट या फिर स्वदेशी मूवमेंट बोल लो, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट बोल लो, सबका कंक्लूजन आप यही लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली इंडिया का इंडिपेंडेंस ही था सक्सेस आउटकम्स। ठीक है, जितना भी मूवमेंट हुआ था। तो आई थिंक यही तक था हमारा वीडियो। आप एक बार देखना, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप नया पॉइंट अब आप पढ़ने लगो। आपने जो भी पैराग्राफ फॉर्मेट पे भरा था किसी भी नोट से, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो उसको जस्ट आपको स्ट्रक्चर करना है लाइक दिस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और आपको एक छोटा छोटा पॉइंट लिख के उसके बाद ही 1-2 सेंटेंस आपको लिखना है। तो ऐसे लिखोगे तो ऑब्वियसली 5 आउट ऑफ 5 मिलने का बहुत ज्यादा चांस है।
अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखोगे तो एग्जामिनर भी बोर हो जाएगा कि यार पैराग्राफ फॉर्मेट पे लिखा है, इसको कैसे पढ़े इतना बड़ा। तो उस टाइम पे एग्जामिनर भी बोर हो जाता है। तो आप मोस्टली ये ट्राई करना कैसे आप ये जो पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी।